5 राज्यों में ताउते तूफान से मची तबाही और मुंबई के पास समंदर में समाई जिंदगियों के दर्द से देश उबरा भी नहीं है कि एक और तूफान की आहट सुनाई देने लगी है। 72 घंटों में यास तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा, लेकिन ओडिशा हर बार की तरह कमर कसकर तैयार है। 1999 की तबाही के बाद ओडिशा ने 2 दशकों में तूफान से निपटने की जो तैयारी कर ली है, वो देश के बाकी राज्यों के लिए सबक है। एक तूफान गुजरा और दूसरा दस्तक दे रहा है। ताउते ने 5 राज्यों में कोहराम मचाया, जिससे पूरी तरह उबरा भी नहीं देश। और अब यास नाम के तूफान का सामना करने के लिए तैयारी जोरों पर है। पर क्या इंतजाम काफी है और अंजाम ताउते तूफान वाला ही तो नहीं होगा? यास नाम का ये दूसरा तूफान पूर्वी राज्यों पर कहर बनकर टूट सकता है, लेकिन पूर्व में स्थित ओडिशा तो इसके लिए हर बार की तरह कमर कसकर तैयार है। पिछले 20 सालों में ओडिशा ने ऐसे करीब 7 चक्रवाती तूफानों का सामना किया है, और जहां सबसे शक्तिशाली सुपर साइक्लोन ने 1999 में ओडिशा की 10,000 जिंदगियों को लीड लिया था, वहीं पिछले साल के उम्पुन में ये आंकड़ा 2 से 3 ही रहा। समंदर से उठती ये लहरें, सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और कुछ वक्त रहते मिलने वाली चेतावनी के बावजूद ओडिशा ने जहां अपना सबक सीख लिया, बाकी राज्य क्यों अब तक इससे सबक नहीं ले पाए? ताउते तूफान ने भी कई राज्यों में तबाही मचाई और समय से जानकारी मिल जाने के बावजूद मुंबई के समंदर में अब भी खोई है कई जिंदगियां। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर समंदर में मौजूद बार्ज 305 अरब सागर में समा गया, तो नेवी के रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 180 को वहां से निकाल लिया गया, जबकि 50 कर्मचारियों के शव मिले और कई अब भी लापता हैं। ये है चीफ इंजीनियर रहमान शेख, जो हादसे के वक्त बार्ज 305 में मौजूद थे। अब अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। उन्हें कई जगह चोटें आई हैं। बार्ज 305 एक निजी कंपनी डर्मस एंटरप्राइजेज लिमिटेड का जहाज था। शेख रहमान का आरोप है कि जहाज का कप्तान खुद सबसे पहले भाग गया। तो कैप्टन ने पहले से अबंडन कर दिया वेसल को। वो प्रबल से ही बात किया था, उसका भी हम लोग पहले बोला था। नहीं हाँ, जब साइक्लोन स्टार्ट हुआ तब सारे वेसल आ गया। किसका मेरा? तब वेसल क्यों नहीं लेके आया? ब्रदर तब क्यों नहीं गया? वो 40 के ऊपर जाएगा। हादसे के लिए जिम्मेदारी तक तय नहीं हो पा रही। जिस तूफान की चेतावनी कई दिन पहले मिल गई थी, उसके इंतजार में 261 लोगों के साथ एक बार्ज समंदर में क्या कर रहा था? जहाज की जिम्मेदारी डर्मस कंपनी की है, लेकिन मौजूद स्टाफ की सुरक्षा एफकॉन्स की भी थी। जब एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय बचाकर लाए गए 186 में से कुछ यात्रियों से बात कर रहे थे, तभी एफकॉन्स के लोगों ने रोकने की कोशिश की और खुद तो बस किसी तरह माइक से इधर उधर भागते नजर आए। आप उनको बात करने दीजिए ना, उनको बात कर रहे हैं, आप बाहर हो। पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले आप क्यों रोक रहे हैं? 2 मिनट बात कर रहे हैं ना। 2 मिनट दीजिए ना, आप क्यों रोक रहे हैं? हम लोगों को बुलाया गया सर इंटरेक्शन के लिए, और बुलाया गया ना, नेवी ने बुलाया ना इंटरेक्शन के लिए। आप किसकी तरफ से? आप कौन की तरफ से? मना किया गया है क्या? आप नहीं बोले बिना मीडिया से? कर्मचारियों को आप दबाव डाल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? क्यों लोगों को नहीं लाया गया? तूफान आने वाला था, क्यों उसके से रोका वहाँ पर कर्मचारियों को? आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय किया ना? आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय किया ना? ये भूल जिसकी भी है, इसने एक बार फिर सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। कई सवाल उठ रहे हैं। बार्ज वक्त रहते खाली क्यों नहीं किया गया? तूफान से पहले बार्ज को तट पर क्यों नहीं लाया गया? चेतावनी के बाद सुरक्षा के उपाय क्यों नहीं किए गए? बार्ज से जुड़ी कंपनियों की हादसे पर चुप्पी क्यों? बार्ज के कप्तान के बारे में कंपनी क्यों नहीं बता रही? और इसके लिए जिम्मेदार कौन? Responsibility of the ONGC. Definitely, it is a responsibility of the Petroleum Ministry. After raising this question, Mr. Dharmendra Pradhan has set up a panel for inquiry of this matter. It's not sufficient. It is a responsibility of the ONGC.
और जहां देश की आर्थिक राजधानी के समंदर में अब भी गुम हैं बाढ़ पर सवार कई कर्मचारी, एक दूसरा तूफान देश के पूर्वी राज्यों ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाला है। जैसे आपको यह दिखाई दे रहा है, एक अवपात या डिप्रेशन ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर केंद्रीभूत है और अति भीषण चक्रवात होगा 25 तारीख को और 26 तारीख शाम को पारादीप और सागर आइलैंड के बीच ये नॉर्थ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तट को पार करेगा। जब साइक्लोन टकराएगा तट पर, तब आपका स्टॉर्म सर्ज, टाइडल वेव आने की उम्मीद किया जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल कोस्ट में 3 से 4 मीटर हाइट का स्टॉर्म सर्ज आ सकता है, जबकि नॉर्थ उड़ीसा का जो भद्रक, बालासोर वगैरह डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी 2 से 3 मीटर हाइट का स्टॉर्म सर्ज आ सकते हैं। हमने आपको शुरुआत में ही दिखाई ओडिशा की 2 दशक में आए तूफानों की तस्वीरें, जिनसे लगातार सबक लेते हुए राज्य हर तूफान के लिए तैयार दिखता है। इस बार भी ओडिशा तैयार है। On the basis of this preliminary information, Odisha state government has initiated preparedness actions at the district level, at the state level. Various departments have already updated their disaster management plan. They are fine-tuning their requirements and assessing what additional manpower and equipment support would be required. और आज ही नहीं, अक्सर तूफानों का निशाना रहने वाला ओडिशा राज्य पिछले कुछ वक्त से ही हर आने वाले चक्रवाती तूफान के लिए तैयार रहता है और इसकी नींव डली थी 1999 की तबाही के बाद। ओडिशा में साल 1999 में 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच 270 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुपर साइक्लोन ने ओडिशा में तबाही मचाई थी। ये सुपर साइक्लोन उत्तर हिंद महासागर का सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान माना जाता है। इस तूफान में 10 से 15 हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 4.5 लाख से ज्यादा जीव जंतु मारे गए थे। बताते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी इसके बाद ही सोचा गया। दूसरी तरफ इसके बाद से अब तक कई तूफानों का सामना कर चुका ओडिशा गिर के ऐसा संभला कि 2020 आते आते उम्पुन जैसे तूफान का डटकर सामना किया। 2013 में 220 प्रति घंटे की रफ्तार से फैलन तूफान ने ओडिशा को फिर एक चुनौती पेश की, लेकिन इस दौरान लाखों लोगों को कच्चे मकानों और खतरे वाले इलाकों से सुरक्षित शिविरों में पहुंचा दिया गया था। मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जिसे कहा जा रहा है कि जो फैलिंग समुद्री तूफान है उसका ये एपी सेंटर है। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। और 1999 में जो समुद्री तूफान आया था, जिसमें कि 10,000 से भी अधिक लोगों की मौत हुई थी ओडिशा में, वो हालात और आज के हालात करीब 14 साल बाद देखें तो वैसे हालात नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है। संचार के साधन बदल गए हैं, लोगों के मकान पहले कच्चे घरों में होते थे, इस बार वैसे हालात नहीं है। सरकार भी अलर्ट है। मौसम विभाग के अलर्ट के साथ ही जो तटीय इलाके थे वहां से लोगों को इसी तरीके के साइक्लोन सेंटर में लाया गया। लाखों की संख्या में लोग इस साइक्लोन सेंटर में ठहराए गए और इसी की वजह से जान माल की कम तबाही हुई, जैसा पहले आमतौर पर हुआ करता था। और पिछले साल 20 मई को ओडिशा से टकराया था उम्पुन तूफान। राज्य की तैयारी इससे ठीक 5 दिन पहले दिखाई दे गई थी। States also have explained their preparedness, and in case we need additional support, we will certainly bring it to the notice of the Government of India. নমস্কার, জনসাধারণের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে আগামীকাল 140-এর বেশি বেগে আম্ফান সাইক্লোন তুফান আসছে। राज्य सरकार के मुताबिक उम्पुन तूफान के ओडिशा में प्रवेश से पहले ही प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। वहीं फानी के दौरान भी सरकार ने 10 लाख लोगों को रेस्क्यू किया था। फानी के दौरान भी इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को निकालने के लिए और इतनी ज्यादा तीव्रता वाले तूफान में भी बहुत कम जान हानि होने देने के लिए यूएन से ओडिशा को प्रशंसा भी मिल चुकी है। तूफान को कैसे ओडिशा देता है टक्कर? तूफानों से हुआ सामना और दशकों के अपने अनुभव से बेहतर तरीके अपनाए, व्यवस्था में लगातार सुधार किया। तूफान से पहले जान माल का संभावित नुकसान रोकने की पहल की। गांवों को तूफान का सामना करने के लिए सक्षम बनाया। गांवों कस्बों तक जरूरी जानकारी पहुंचाई, ट्रेनिंग दी। राज्य का पंचायती राज विभाग गांवों के सरपंचों को ट्रेनिंग देता है। तूफान के पहले वार्निंग सिस्टम, लोगों की सुरक्षित निकासी, बचाव कार्य, शेल्टर होम प्रबंधन की ट्रेनिंग भी मिलती है।
1999 के बाद का सबसे शक्तिशाली उम्पुन तूफान जब पिछले साल ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराया, तो जहां बंगाल में करीब 100 लोगों ने अपनी जान गंवाई, ओडिशा में ये आंकड़ा 10 से भी कम था। उम्पुन जितनी ही तीव्रता के साथ 195 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ताउते तूफान भी इस हफ्ते महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और फिर पूरी ताकत के साथ गुजरात से टकराया। जान माल का भारी नुकसान हुआ और गुजरात में करीब 45 लोगों समेत इन राज्यों के 75 से ज्यादा लोगों की ताउते तूफान में जान गई। तटों और शहरों में तबाही मचाने को लेकर क्या कदम उठाए, क्या नहीं उठाए गए, इससे बड़ा सवाल बना हुआ है कि बीच समंदर मरने के लिए लोगों को कैसे छोड़ दिया गया। ओडिशा से हमें जानमाल का नुकसान बचाने से लेकर आपदा प्रबंधन का भी सबक लेने की जरूरत है।